हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद फिर से एक बार ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को आज ज्योग्राफी का एक क्लास 8 का पढ़ाने आया हूँ। ये चैप्टर कॉमन चैप्टर है, नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि क्लास 7, 6 और 9, 10 के लिए भी कॉमन है। तो जो भी बच्चे होंगे उसको ध्यान से देखेंगे। पढ़ाने से पहले मैं आपको से कुछ बात करना चाहूँगा। जैसे आप लोगों को पता है कि ये कोरोना का जो लॉकडाउन था उसकी अवधि को बढ़ा दी गई है गृह मंत्रालय के द्वारा। लगभग ये तीसरी अवधि है बढ़ाई गई है, कोरोना 3 लॉकडाउन 3.0 इसको कह सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे संख्या दिन पर दिन पॉजिटिवों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो हम लोगों को अब यही ये करना है कि हम लोग अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन के लोग, सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी हमें दिन रात मेहनत करके अपने ऊपर रिस्क लेकर के हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, हमें बचाने में लगे हुए हैं, उसी प्रकार हम भी अपने घरों में रह करके सरकार की मदद कर सकते हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप और हम सभी लोग अपने घरों में रहें। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जो है जरूरत का सामान है एक समय जा करके उसे मार्केट से लाएं और ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें। और जैसा कि आप लोग 2 महीने हो गए इस लॉकडाउन को झेलते हुए हम लोगों को, और ये यही एक हमारा इलाज है इस महामारी के से लड़ने के लिए। तो हमें आदत हो ही गई होगी घर में भी रहने की, और हमारा जो ये पठन पाठन का जो माध्यम है वो भी धीरे धीरे बदलता जा रहा है, और हमें इस चीज की आदत लानी होगी और इसमें हम लोगों को थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट करके और अच्छे से इस चीज को करना होगा। क्योंकि ये जो कोरोना है तो ऐसा नहीं है कि एकदम से जादू की कोई छड़ी घुमा देगा और वो खत्म हो जाएगा। एक ऐसा वायरस है जो कि अगर लॉकडाउन खत्म भी होता है तो एक लिमिट के लिए ही, टाइमिंग वाइज ही खत्म होगा, कुछ गाइडलाइन के हिसाब से खत्म होगा। तो हम लोग अपना जो ये स्टडी का जो मेथड है उसको चेंज करने का कोशिश करेंगे। उसी कोशिश में हम लोग जो मदर शेडो प्लेन 20 पॉइंट का जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग डेली बाय डेली अपना काम कर रहे हैं। और उसमें हम लोग आप लोगों से भी कुछ आशा करते हैं कि आप लोग भी हमें गाइड करें जहाँ पे हमें दिक्कत हो रही है। तो फिर हम चलते हैं चैप्टर की ओर। तो ये हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8 का। वैसे ये कॉमन चैप्टर है, नेचुरल रिसोर्सेज। इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहले हम समझते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो हमारे डेली वेज यूजेस को पूरा होता है, जिसके कारण जिससे पूरे होते हैं डेली वेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज एक ऐसा संसाधन है जो कि नेचर के थ्रू हमें मिलता है, कोई मैन मेड नहीं है, इसे हाथों के थ्रू नहीं बनाते हैं, मैन मेड नहीं है। तो जितने भी सामान बनते हैं लगभग से लगभग 90% जितने भी रिसोर्सेस होते हैं टोटली डिपेंड इसी पे होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे ही होते हैं। उनका शेप चेंज हो जाता है, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो चेंज हो जाता है, बट कहीं ना कहीं से वो एक लिंक होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से। तो आप हम समझ गए कि नेचुरल रिसोर्सेज किसे बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, और ऐसे भी कि प्राकृतिक संसाधन में हमारे मेन 2 संसाधन होते हैं जो कि हमारे काफी यूजफुल होते हैं। इसके विदाउट हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेन हमारे रिसोर्सेज होते हैं, एक हमारा लैंड रिसोर्सेज है, दूसरा हमारा है वाटर रिसोर्सेज। ठीक है। तो हमने 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो हमारा एनवायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट के जो मेजर डोमेन है वो 4 डोमेन है। इन्वायरमेंट के मेजर 4 डोमेन है, जिसमें से फर्स्ट डोमेन लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। तो ये लिथोस्फेयर, इससे लैंड रिसोर्सेस इसके अंदर में आता है। किसके अंदर में आता है, लिथोस्फेयर के अंदर में आता है। हमने आपको पढ़ाया होगा 7th क्लास के वीडियो में, आप अगर देखेंगे तो लिथोस्फेयर किसके आता है, लैंड रिसोर्सेस में आता है। फिर हमारा आता है हाइड्रोस्फेयर। ठीक है। तो ये हाइड्रोस्फेयर जो है उसमें मैंने बताया था उस क्लास में कि जो हाइड्रोस्फेयर होता है जितने भी वाटर बॉडीज होते हैं, ठीक है, तो उसमें वाटर बॉडी, जो भी वाटर बॉडी होते हैं वो किसके अंदर में आते हैं, ये हाइड्रोस्फीयर के आते हैं के अंदर में आते हैं। तो हम देखेंगे इस क्लास के अकॉर्डिंग, पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा लैंड रिसोर्सेज, दूसरा होगा लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। क्योंकि वर्ल्ड तो बहुत सारा वाइड है, तो हम यहाँ पे लैंड रिसोर्सेज उतने को तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। एक सीमित जो हमारा सिलेबस है, लिमिटेड सिलेबस के थ्रू उतने को नहीं, तो हम यहाँ पे इस चैप्टर के थ्रू हम पढ़ेंगे यहाँ पे लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया। मतलब लैंड रिसोर्सेज का कैसे कैसे यूटिलाइजेशन है इंडिया में, उसके बारे में पढ़ेंगे।
फिर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज पढ़ेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया का पढ़ेंगे, वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब है वाटर रिसोर्सेज के थ्रू जो प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं जो मल्टीपर्पज हैं। सपोज दैट इरिगेशन के थ्रू, जिससे हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेट किया जाता है, इरिगेशन होता है, और बहुत सारी चीजें वाटर सप्लाई में काम आती है। वो जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम, जो इंडिया में है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वाटर को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कि किस किस पार्ट में वाटर पाया जाता है, मतलब उसको पार्ट वाइज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फिर हम पढ़ेंगे वाटर कंजर्वेशन। आखिरकार ये वाटर कहीं से आता है, तो जब तक इसे कंजर्व नहीं करेंगे तो फिर ये कुछ दिनों के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो हम वाटर कंजर्वेशन, ये टॉपिक है जो बहुत मतलब इन्वायरमेंट के लिए, इकोलॉजी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आप लोगों ने समझा हमें क्या क्या पढ़ना है। लैंड रिसोर्सेज पढ़ना है, लैंड यूटिलाइजेशन पढ़ना है, वाटर रिसोर्सेज पढ़ना है, वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पढ़ना है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पढ़ना है, जो इंडिया के मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वाटर रिसोर्सेज के थ्रू चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर पढ़ना है, वाटर कंजर्वेशन पढ़ना है। ठीक है, फिर हम इसको मिटाते हैं। आपको बता चुके हैं नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहा जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज, तो हम जो पहला हमारा टॉपिक था लैंड रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज को पढ़ेंगे। यहाँ पे इस टॉपिक में हम जो भी बात करेंगे तो यहाँ पे हम वर्ल्ड वाइड बात करेंगे। ठीक है, तो जो लैंड रिसोर्सेज है, तो टोटल कवरिंग लैंड रिसोर्सेज, लैंड कितना है, अर्थ के कितने, मतलब अर्थ पे लैंड और वाटर दोनों के क्या बोलते हैं, मिक्सचर से अर्थ बना है। कुछ पार्ट्स में वाटर है और कुछ पार्ट्स में लैंड है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लैंड कितने पार्ट्स में है और वाटर कितने पार्ट्स में। तो लैंड रिसोर्सेज जो कवर करता है, लैंड रिसोर्सेज कवर 29% ऑफ टोटल ऑफ द एरिया। लैंड रिसोर्सेज covers 29% of the total area of earth। लैंड रिसोर्सेज कितना एरिया कवर करता है, 29% एरिया को कवर करता है। अर्थ के 29% एरिया को लैंड रिसोर्सेज कवर करता है। अब हम इसमें देखेंगे कि लैंड रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, तो लैंड रिसोर्सेज को जो मेन पार्ट्स है, जो लैंड रिसोर्सेज को डिवाइडेड किया गया है, उसको हम पढ़ेंगे। तो लैंड रिसोर्सेज को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जो मेनली 3 कैटेगरीज है, लैंड रिसोर्सेज डिवाइडेड इनटू लैंड रिसोर्सेज mainly divided into 3 main categories। लैंड रिसोर्सेज को कितने भागों में बांटा गया है, लैंड रिसोर्सेज को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी जो आता है लैंड रिसोर्सेज में, माउंटेन। ठीक है, माउंटेन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पहाड़। ठीक है, पर्वत, पहाड़ जो भी बोलते हैं। दूसरा आता है प्लेट। तीसरा आता है हमारा प्लेन्स। ये जो पहाड़ वाला पहाड़ होता है, इसको ये पठारी जो क्षेत्र होता है, थोड़ा सा लैंड से ये सबसे हाई हो गया, मतलब ऊंचे जो मतलब होंगे, हाई लैंड पोर्शन, उनको माउंटेन बोलते हैं। प्लेट हो गया थोड़ा सा प्लेन, मतलब लो लेवल जो होता है, जो हम लोग का जनरली जो नॉर्थ इंडिया है, लो लेवल जो होता है उससे ऊपर, मतलब ना ज्यादा हाइट ना ज्यादा लो, तो मीडियम वाला जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं।
उसके बाद क्या होता है, प्लेन्स आता है। जो हम लोग जो एरिया में प्लेन्स में रहते हैं, जो हमारा जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, प्लेन्स बोलते हैं। अब हम इनको क्या, अब यहाँ पे हमने देखा लैंड रिसोर्सेज कितने पार्ट में को डिवाइड मतलब कवर करता है अर्थ के, 29% पार्ट को, लैंड टोटल पार्ट्स को, एरिया को कवर करता है लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्स को थ्री टाइप्स में, थ्री कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। और फर्स्ट कैटेगरी हमारा है माउंटेन, दूसरा है फ्लैट एंड तीसरा है प्लेन्स। माउंटेन्स को मैंने बताया, माउंटेन्स के बारे में आप जानते हैं, पहाड़ जो मतलब हाईएस्ट जो रेंज होता है, पीक होते हैं उनको वो बोलते हैं। प्लेट जो हो गया, जो हाईएस्ट मिडल वाला जो होता है उसको प्लेट बोलते हैं। जो मतलब समतल भूमि जिसको बोलते हैं वो प्लेन्स में आते हैं, समतल भूमि। अब हम देखेंगे माउंटेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो जो भी पढ़ेंगे ना, जो स्टडी होगी वो इंडिया के व्यू से पढ़ेंगे। तो इसमें आप कंफ्यूजन ना रखेंगे कि ये वर्ल्ड वाइज पढ़ा रहे हैं या फिर इंडिया वाइज पढ़ा रहे हैं। तो मैं इंडिया, यहाँ पे इंडिया के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द माउंटेन आर मेड अप ऑफ, माउंटेन के बारे में पढ़ना है। तो माउंटेन कैसे बना है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो माउंटेन, मोस्ट ऑफ द माउंटेन, मोस्ट ऑफ द माउंटेन, शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, माउंटेन आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। अब ये नया वर्ड आया, ठीक है, तो कुछ लोग पढ़े भी होंगे कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, तो उसको मैं बता देता हूँ। जो अर्थ क्रस्ट है, जो अर्थ का लैंड वाला पोर्शन है, वो हमारा रॉक में डिवाइड है। तो रॉक थ्री टाइप्स के होते हैं मेनली, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक होते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। तो मोस्ट ऑफ जो माउंटेन्स है वो किससे बने होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक से होते हैं। ये हार्ड रॉक होता है, और तो आप जानते ही हैं कि माउंटेन हार्ड होता है। तो मोस्ट ऑफ द माउंटेन मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। अब माउंटेन से हमें क्या मिलता है वो देखेंगे, क्या क्या फायदा है माउंटेन से, ठीक है। तो माउंटेन से हमें क्या मिलता है, माउंटेन्स आर द सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड सोर्स ऑफ रिवर। मेन जो हमारा है माउंटेन से मिलता है, ये सोर्स ऑफ नेचर, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे हर्ब्स और जितने भी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जिससे मेडिकल यूजेज होते हैं, और भी सारे यूजेज होते हैं। जो मजबूत मजबूत लकड़ियां होती हैं जिसके मैं अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से जो हमारा दो रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ रहे थे, लैंड रिसोर्सेज, उसका जो एक पार्ट होता है, मतलब दूसरा जो हमारा रिसोर्सेज है वाटर रिसोर्सेज, वो भी ना कहीं से ये माउंटेन के ही थ्रू निकलता है, माउंटेन से ही निकलता है, ठीक है। तो जो माउंटेन से निकलता है वो क्या है, माउंटेन्स आर द सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड सोर्स ऑफ रिवर। माउंटेन are the source of natural resources and river। जितने भी रिवर होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, माउंटेन से निकलते हैं, ठीक है। तो आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि आखिरकार माउंटेन से ये रिवर कैसे निकलते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि माउंटेन से रिवर कैसे निकलते हैं। तो आगे के चैप्टर में आगे के मतलब आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक माउंटेन्स के बारे में डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में। तो जो एशिया का सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो क्या है, हिमालय है। एशिया का हिमालयाज इन एशिया आर द हाईएस्ट, इन एशिया आर द हाईएस्ट। मतलब एशिया जो कॉन्टिनेंट है, आप जानते हैं कि वर्ल्ड को
7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया गया है। तो जो एशिया कॉन्टिनेंट है, जिस कॉन्टिनेंट में हम लोग रहते हैं, इंडिया आता है, उसमें जो हिमालयाज है, हिमालय जो ये इसको माउंटेन रेंजेस का माउंटेन्स है, उसको ये सबसे हाईएस्ट है। इसमें हाईएस्ट में भी माउंटेन में भी क्या होता है कि पीक होते हैं, हाईएस्ट पीक होते हैं, ठीक है। Most of the mountain of the world are made up of sedimentary rocks. These mountains also contain lot of natural resources, आपको बताया हमने, और ये प्रोवाइड करते हैं हमें। They are home to variety of wildlife and are provider of some very useful products such as medicals, herbs and species. जो सम कुछ वर्ल्ड के मेजर माउंटेन्स हैं वो हैं आपको द रॉकीज, नॉर्थ अमेरिका का है। नेक्स्ट है द एंडीज, साउथ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर द 2 कॉन्टिनेंट्स। एंड दूसरा है द आल्प्स, जो यूरोप का है। तीसरा है पेरिस, वो ये है यूरोप का। और फिर पांचवा है एटलस, अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स का है। नेक्स्ट है फिर द डार्किंसबर्ग, डार्किंसबर्ग ये भी अफ्रीका में है। द हिमालयाज, ये एशिया में, आपको बताया कि एशिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स कौन है, हिमालयाज है। फिर है आपको मैं बताता हूँ चैप्टर। फिर है आपको हुनलुन शाह, हुनलुन शाह एशिया है। किंगान शाह एशिया। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया। अब एशिया, हिमालयाज इन एशिया आर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन। ये सबसे बड़ा माउंटेन है हिमालय एशिया का। इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। सभी लोग जानते होंगे माउंट एवरेस्ट के बारे में। ये सबसे माउंट एवरेस्ट, इसकी लंबाई कितनी है, 8,848 मीटर। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक। सबसे जो वर्ल्ड का ऊंची चोटी है ये कौन सी है, उसमें आती है कौन सी, ये आती है माउंट एवरेस्ट आती है, ठीक है। Alps in southern Europe are the highest and most extensive mountain. Alps जो है वो साउदर्न यूरोप का सबसे हाईएस्ट और मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन है। फिर आता है मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन माउंट ब्लैंक, 4,807 मीटर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ आल्प्स। आल्प्स का जो हाईएस्ट पीक है कौन सा है, माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ आल्प्स। इसका हाइट है 4,807 मीटर, हाईएस्ट पीक ऑफ आल्प्स। आल्प्स कहाँ पाया जाता है, यूरोप में। हाईएस्ट पीक ऑफ आल्प्स, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अब जो द स्नो कैप्ड किलिमंजारो इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। जो स्नो कैप्ड किलिमंजारो है वो हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका है, माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका है। माउंटेन्स के बारे में हमने जाना कि कौन कौन से माउंटेन इंपॉर्टेंट है कॉन्टिनेंट वाइज। एशिया का सबसे बड़ा और एक्सटेंसिव माउंटेन है, हाईएस्ट एंड एक्सटेंसिव माउंटेन कौन सा है, हिमालयाज है, जिसका हाईएस्ट पिक है 4,800 माउंट एवरेस्ट 4,848 मीटर है। हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड भी है और हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज भी है, कौन, माउंट एवरेस्ट। अब नेक्स्ट हमारा तो जो हम 3 कैटेगरीज में लैंड रिसोर्सेज को डिवाइड किए थे, जिसमें हमारा माउंटेन हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्लेट के बारे में। प्लेट के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा प्लेट में आता है कि दक्कन प्लेट एंड द तिब्बत प्लेट। 2 मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेट के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। दक्कन प्लेट जो ये है इंडिया में, दक्कन प्लेट, एंड दूसरा क्या है, ये है तिब्बतन प्लेट, ठीक है। तिब्बतन प्लेट, तिब्बत प्लेट जिसको बोलते हैं, तिब्बत प्लेट।
तो प्लेट को क्या बोलते हैं? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन। प्लेट क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये जो मिनरल्स जो होता है, जिसके थ्रू मिनरल्स में क्या क्या आते हैं? मिनरल्स में आयरन हो गए, कॉपर हो गए, जो भी मेटल्स हैं मेनली कहाँ से पाए जाते हैं? वो हमें प्लेट्स से पाए जाते हैं, प्लेट्स और माउंटेन से ही पाए जाते हैं। तो प्लेट्स को स्टोर हाउस, और दूसरे वर्ड में स्टोर हाउस ऑफ द बोल सकते हैं, स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स भी बोल सकते हैं। जैसे लाइक आयरन और कॉपर, मैग्नीज, बॉक्साइट इटीसी कहाँ से मिलता है? इसको प्लेट से मिलता है। तो इंडिया का ये दक्कन प्लेट है, ये आपको किस पार्ट में, जो हमारा मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया है, जैसे एमपी हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट, ये सब हमारे दक्कन प्लेट्स में आते हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे आगे की स्टोर हाउस ऑफ, देखिए कि हम स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स बोलते हैं इसको। स्टोर प्लेट को क्या बोलते हैं? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। ठीक, लाइक आयरन और जो लोहे का हम यूज करते हैं, कॉपर, मैंगनीज, बॉक्साइट, और भी बहुत सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स प्लेट्स से मिलते हैं हमें। ठीक है। अब हम देखेंगे कि द मेन लैंड्स ऑफ इंडिया डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इंडिया के मेन लैंड को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? ठीक है। तो अब हम प्लेन्स की बात करते हैं। जब प्लेट्स के, हाँ प्लेट, एक चीज और, प्लेट्स की जब बात करते हैं तो जो मेन हमारे फेमस प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, द ब्राजीलियन प्लेट्स साउथ अमेरिका, द दक्कन प्लेट्स इंडिया, द बोलिवियन प्लेट्स साउथ अमेरिका, द अरेबियन प्लेट्स एशिया। ठीक है। तो ये 4 मेन प्लेट्स हैं जो कि वर्ल्ड के फेमस प्लेट्स हैं। जैसे माउंटेन्स में मैंने आपको बताया था 5-10 माउंटेन्स के बारे में जो फेमस माउंटेन्स थे, ऐसे ही हमारे 4 जो प्लेट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे आपको प्लेन्स के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, थर्ड्स जो हमारा प्लेन्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्लेन्स आर रिलेटिवली लो एंड फ्लैट एरिया। मैंने आपको ऑन द अर्थ, आपको मैं पहले ही बताया था कि जो प्लेन्स होता है वो लो और फ्लैट एरिया होता है, और प्लेट क्या होता है? एन एक्सटेंसिव हाईलैंड एरिया विथ अ फ्लैट सरफेस एंड स्टीप साइड्स इज नोन एज प्लेट्स। उसको प्लेट्स बोलते हैं। ठीक है। जो फ्लैट सरफेस होता है लेकिन हाईलैंड होता है, ठीक है, उसको प्लेट बोलते हैं। प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन्स जो अर्थ सरफेस होता है प्लेन होता है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर ऑलमोस्ट ऑफ फ्लैट लेवल। द गंगा प्लेन ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑलमोस्ट फ्लैट प्लेन। गंगा जो प्लेन है जो हमारे नॉर्थ इंडिया है, वो किस प्लेन्स में आता है? गंगा प्लेन्स में आता है। जो गंगा प्लेन इसलिए बोलते हैं कि प्लेन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो किसी न किसी बड़ी नदी के ही कारण होता है। उसके द्वारा जो बहा करके जो मिट्टी लाई जाती है, उसी के द्वारा जो फॉर्मेशन जिस लैंड का होता है, और फ्लैट लैंड, उसको बोलते हैं प्लेन्स बोलते हैं। दूसरी नंबर बात की प्लेन्स कल्टीवेशन के अगर अकॉर्डिंग देखें तो प्लेन सबसे ज्यादा उर्वरक उसको भूमि बोलते हैं, फर्टाइल भूमि, फर्टाइल लैंड सबसे ज्यादा किसके होते हैं? प्लेन्स में होते हैं। ठीक है। The plains are almost flat level. The Ganga plains of India is an example of an almost flat plains. Most of the plains are very fertile and are used for cultivation of crops. जो क्रॉप्स के कल्टीवेशन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंड पार्ट होता है वो प्लेन्स का होता है। अब हम देखेंगे कि मेन लैंड्स ऑफ इंडिया कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्लेन्स के बारे में तो जान ही लिए। तो the mainland of India divided into
into 4 पार्ट्स। देखिए मेन रेंज को डिवाइड किया गया 4 पार्ट्स में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न पार्ट्स के जो माउंटेन है ये नॉर्दर्न माउंटेन्स हो गए। सेकेंड पार्ट है द नॉर्दर्न प्लेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स। थर्ड पार्ट है द पेनिनसुलर प्लेट, प्लेट्यू। फोर्थ पार्ट है कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन, हाँ, तो हमने देखा कि मेन लैंड्स ऑफ इंडिया डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड पेनिनसुलर प्लेट्स एंड द कोस्टल प्लेन्स। अब नॉर्दर्न माउंटेन्स में जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ माउंटेन है उसको नॉर्दर्न माउंटेन, द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इज ऑक्यूपाइड बाय द हिमालयास एंड आर्क लाइक माउंटेन रेंज अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। They are young fold mountains formed because of folding of earth crust caused by tectonic movements। ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है ये आपको 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। कहां से कहां तक? गुजरात, वेस्ट टू ईस्ट गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। फोल्डेड बाय टेक्टोनिक प्लेन्स, ये फोल्डेड पार्ट्स ऑफ क्रस्ट है, मतलब बीच बीच में थोड़ी नीच ऊंच ऐसे है। तो क्यों? ये टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण हुआ। तो नॉर्दर्न प्लेन्स माउंटेन्स के बारे में पढ़े तो नॉर्दर्न माउंटेन्स में क्या है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, दे हैव स्टीप स्लोप्स, पॉइंटेड पीक्स एंड आर कवर्ड विद अ थिक स्नो। मोटी स्लोप, जो हिमालयस का मोस्ट पार्ट है, जो ज्यादा से ज्यादा पार्ट है, वो हमेशा बर्फ से ढकी होती है। इट इज दिस स्नो कवर विच हैज गिव rise to many perennial rivers of India such as गंगा। आपको इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ कि माउंटेन जो है वो सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड सोर्स ऑफ रिवर है। तो सोर्स ऑफ रिवर में आपके दिमाग में आया होगा कि आखिरकार माउंटेन से रिवर कैसे निकल पाती है। तो वही मैं आपको बताया। ये माउंटेन्स के जो थिक लेयर्स ऑफ स्नो होते हैं उसी के थ्रू वो माउंटेन्स के जो स्नो होते हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मेल्ट होता है और वो वाटर नदी के रूप में प्रवाह होती है, उसकी प्रवाह होती है। जो मेन पेरिनियल रिवर्स हैं वो है हिमालय से निकलने वाली गंगा है, इंडस है, ब्रह्मपुत्र है। दिस माउंटेन आर नॉट स्टेबल्स आर प्रोन टू अर्थक्वेक। ये स्टेबल नहीं होता है। अर्थक्वेक जो भूकंप आता है उसके कारण इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो बदलता भी जाता है। अब हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ प्लेन्स है। द एक्सटेंसिव फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स लाई इन द साउथ ऑफ हिमालयास व्हिच हैव बीन बिल्ट बाय मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सिल्ट ब्राउट डाउन बाय न्यूमरस रिवर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो प्लेन्स होते हैं वो कैसे बनता है, सिल्ट जो होता है जो रिवर्स के द्वारा लाई जाती है उसके ही जमाव से बनाई जाती है। और मोस्ट फर्टाइल लैंड होता है क्या, प्लेन्स है। ये आपको साउथ ऑफ हिमालयास वाले जो लैंड है वो नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्स। पेनिनसुलर प्लेट्स में क्या है, दक्कन प्लेट्स और पेनिनसुलर प्लेट्स भी होता है। लाइस इन द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेट्स। ये नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में जो नॉर्दर्न प्लेन है उसके साउथ में क्या पाया जाता है, ये दक्कन प्लेट्स और या फिर इसको बोल सकते हैं पेनिनसुलर प्लेट्स, ये पाए जाते हैं। ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म इन इंडिया, ये सबसे ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म जो है वो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म है। इट इज फॉर्म बाय द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये किससे बनाया गया है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बनाया गया है। कौन, पेनिनसुलर और जो दक्कन प्लेट्स है। इसमें फिर वेस्ट बंगाल कुछ इंपॉर्टेंट है पॉइंट। वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड ओडिशा, इट इज कॉल्ड द छोटा नागपुर प्लेट। इसको क्या, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और जो
झारखंड का जो प्लेट्स एरिया है वो उसको क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्स। ये हमेशा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, तो इस पर आप ध्यान में रख लेंगे। एमपी है आपको मालवा प्लेट्स। आपको बताए थे कि रॉक्स मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक की यहाँ पे बात आई, तो आपको पहले ही आपको बता चुका हूँ कि रॉक्स 3 टाइप्स के होते हैं, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्नियस रॉक्स से ज्यादातर प्लेन्स बने। अब आता है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन से क्या आप समझते हैं, मतलब कोस्टल एरिया जो हमारा जो इंडिया है वो 3 तरफ से वाटर से समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ हमारा बे ऑफ बंगाल है, दूसरी तरफ अरेबियन सी है, मतलब 3 तरफ से लगभग ये वाटर ओशन से घिरा हुआ है। तो कोस्टल जो एरिया है, कोस्टल एरिया, ये इंडिया का जो ये कोस्टल एरिया है, ये वाला पार्ट, ये कोस्टल प्लेन्स है। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। कोस्टल प्लेन्स रन अलोंग द कोस्ट ऑफ पेनिसुलर इंडिया। आप यहाँ पे एक पेनिसुलर इंडिया नाम का एक वर्ड आया, पेनिसुलर इंडिया, ठीक है, पेनिसुलर इंडिया। तो पेनिसुलर इंडिया क्यों बोलते हैं इसको, जो कंट्री या फिर जो पार्ट्स अगर 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा रहे या फिर ओशन से घिरा रहे उसको पेनिसुलर बोलते हैं। इसीलिए इसको इंडिया को पेनिसुलर इंडिया के वर्ड से यहाँ पे किया गया है, ठीक है। साउथ ऑफ द गुजरात द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज नोन एज द कोंकण कोस्ट। जो साउथ ऑफ गुजरात है, वेस्टर्न कोंकण कोस्ट, उसको क्या कोंकण कोस्ट के नाम से बोलते हैं, ठीक है। साउथ कोस्टल प्लेन्स इज नोन एज द मालाबार कोस्ट। जो साउथ कोंकण कोस्ट है उसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स है उसको। नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज रिफर्ड एज नॉर्दर्न सिस्टर्स एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ द कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट। जो साउदर्न पार्ट्स है प्लेन्स का, कोस्टल प्लेन्स का, उसको क्या बोलते हैं, आपको उसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। थार डिजर्ट्स इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। थार डिजर्ट आपको वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में पाया जाता है। अंडमान एंड निकोबार इज द वे ऑफ बंगाल। जो हमारे इंडिया के 2 मेन जो वो है द्वीप जिसको बोलते हैं, जिसमें अंडमान और निकोबार ये आता है। इस अंडमान और निकोबार, अंडमान ये वे ऑफ बंगाल में आता है। दूसरा हमारा आता है लक्षद्वीप, ये आता है इधर इस साइड, लक्षद्वीप वाला ये इस साइड पाया जाता है, ये अरेबियन सी में आता है, ठीक है। अरेबियन सी इधर आता है, अरेबियन सी में लक्षद्वीप आता है। फिर हम नेक्स्ट आगे का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है जो एरिया है, मतलब एरिया वाइज कितने पार्ट्स, जो हमने पार्ट्स डिवाइड किया, लैंड पार्ट्स, माउंटेन लैंड्स को प्लेन्स एरिया, फ्लैट्स, माउंटेन्स में। तो अब इसमें हम देखेंगे कितना परसेंटेज वाइज कि कितने एरिया किस काम में यूज होते हैं। तो हम देखते हैं, फर्स्ट हमारा है नेट शोन एरिया हमारा है 46%। टोटल लैंड का 46% एरिया नेट शोन एरिया है। एरिया shown more than once 50% of the total and 31% net shown area। more than once मतलब एक बार से ज्यादा कल्टीवेशन होता है, वो क्या, वो 50% है। more than once इसमें नेट शोन एरिया के more than once के में 50%, ठीक है। और फिर है 31% है नेट शोन एरिया, 31% इसी का है, 31% नेट शोन एरिया। दूसरा है हमारा, दूसरा आता है आपका फॉरेस्टेड एरिया, जंगल वाला जो एरिया है, फॉरेस्टेड एरिया है 22.5%। टोटल लैंड का 22.5% क्या है, फॉरेस्टेड। तीसरा हमारा है परमानेंट पास्चर्स, ये क्या है कि ये कितना परसेंट है, ये आपका है 4%। इसको क्या बोलते हैं, चारागाह। जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स या फिर पेट एनिमल्स को चरने के लिए जो एरिया है वो कौन सा है, 44% है। आगे इसको मिटा देते हैं।
फिर है आपको ट्री क्रॉप्स एंड फैलो लैंड्स। ट्री क्रॉप्स एंड फैलो लैंड, ये है आपको 7%। ट्री क्रॉप्स एंड फैलो लैंड है 7%। फिर हमारा आता है कल्टीवेबल वेस्टलैंड, ठीक है। कल्टीवेबल वेस्टलैंड, ये कितना परसेंट है? 6.5%। ये बंजर भूमि इसको बोलते हैं, बंजर भूमि, ठीक है। कल्टीवेबल वेस्टलैंड है 6.5%। फिर आप फॉरेस्टेड एरिया 22.5%। परमानेंट पास्चर चारागाह जो है परमानेंट वो है 4%। लास्ट हमारा है नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए नहीं अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, इसमें खेती बाड़ी नहीं हो सकती है, अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन एरिया कितना है? 14%। तो टोटल जो लैंड वाला लैंड पार्ट्स है उसको मतलब परसेंटेज वाइज में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हमारा था क्या है? नेट सोन एरिया कितना था? नेट सोन एरिया हमारा था टोटल 46% था। दूसरा हमारा था फॉरेस्टेड एरिया 22.5% एंड थर्ड वन था परमानेंट पास्चर जो चारागाह था 4%। फोर्थ वन था ट्री क्रॉप्स एंड फैलो लैंड्स 7%, कल्टीवेबल वेस्टलैंड 6.5% एंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन 14%। अब नेक्स्ट हमारा ये लैंड रिसोर्सेज हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट हमारा रिसोर्सेज है क्या? वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। जो हम स्टार्टिंग में हमने दो डिवाइड किया था, वाटर रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज। तो ये वाटर रिसोर्सेज हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताएंगे। तब तक इसको आप इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें और चैनल जो ना सब्सक्राइब किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको जो भी स्कूल के द्वारा जो स्कूल के स्टूडेंट है और अन्य जो भी स्टूडेंट है उनको भी उसकी फ़ायदा मिल सके। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि जो हमारा ये ऑनलाइन प्रोसेस का जो हमारे स्टडी का मेथड है वही अभी चलने वाला है।